नमस्कार। एकलव्य व्यास एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। वर्तमान समय में भारत में सबसे ज्वलंत और सबसे चर्चा का जो विषय है वो है भारत में दूसरे सर्वोच्च पद अर्थात उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रियाओं की शुरुआत। भारतीय संविधान के हिसाब से भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से दूसरे प्रमुख व्यक्ति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रक्रिया आरंभ हो रखी है भारत में, और ये भारतीय इतिहास में ये तीसरी मर्तबा है, तीसरा ये समय है जब उपराष्ट्रपति पद के लिए मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन कराए जा रहे हैं। इससे पूर्व स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अभी तक दो ही बार ऐसा हुआ है जब वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए मध्यावधि यानी मिड टर्म इलेक्शन कराए गए हों, और ये तीसरा मर्तबा है जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है। तो भारत का जो ये दूसरा सबसे बड़ा पद है, इस पद के लिए भारत में चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था क्या है। साथ में जो दो प्रत्याशी, एक तो जो है एनडीए का प्रत्याशी और एक इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है, उनके जीतने की संभावनाएं क्या क्या हैं। इसके अलावा जो है कितने कार्यकाल के लिए ये उपराष्ट्रपति का पदधारी व्यक्ति रहेगा, यानी पूरे 5 साल के लिए रहेगा, या फिर जो 2 साल बचे हुए हैं पिछले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए उसके लिए रहेगा। योग्यताएं क्या होती हैं और इस पद पर आने वाले व्यक्ति के दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, इन विषयों पर हम बात करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्था, जिस संस्था के द्वारा पूरे देश में शासन प्रशासन संचालित होता है, यानी संसद, ये जो भारत का अब नया संसद भवन है जिसको हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, और इसी संसद भवन में भारतीय शासन व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण हाउस होते हैं, जिसको हम एक लोकसभा यानी जो लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस यानी राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो होता है राज्यसभा का सभापति, और मूल रूप में ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या व्यवस्था है ये हम आज समझेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास में ये तीसरी मर्तबा है जब उपराष्ट्रपति के लिए बीच में चुनाव कराए जा रहे हैं। तो तीसरी मर्तबा जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, और इसीलिए जो है मिड टर्म इलेक्शन जो है कराए जा रहे हैं, क्योंकि जो है पूर्व उपराष्ट्रपति ने जो है रिजाइन कर दिया अपने पद से, और इसीलिए जो है पद खाली हो गया, और फिर उसके लिए चुनाव ही एक व्यवस्था बचती है। तब तक भारत में जो है जो राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं, उपसभापति, वो उपराष्ट्रपति के पद को संभालते हैं जब तक नया उपराष्ट्रपति पद पर नहीं आ जाता है। तो ये जो चुनाव है इस बार का, ये 21 अगस्त 2025 से इसका नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, और फाइनली इस पद के लिए जो है 9 सितंबर 2025 को चुनाव होना है। इसी दिन चुनाव भी होगा और इसी दिन इसके परिणाम भी घोषित हो जाएंगे, और इसी दिन जो है भारत को 15वां उपराष्ट्रपति मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक 14 उपराष्ट्रपति भारत के अंदर बन चुके हैं। तो इससे संबंधित और क्या चीज़ें हैं, अगर हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये तीसरी मर्तबा है कि जब मध्यावधि चुनाव यानी मिड टर्म इलेक्शन कराए जा रहे हैं,
तो कारण क्या है, क्यों इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं? तो पद छोड़ने का कारण, जो जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने वर्तमान में इस पद से त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र का उन्होंने कारण बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसलिए जो है इस पद से त्यागपत्र देना चाह रहे हैं। तो तीसरे व्यक्ति हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने 2025 में इस पद से त्यागपत्र दिया। इससे पहले दूसरे व्यक्ति, यानी यहां से 2025 से पीछे की तरफ जाने पर, इससे दूसरे व्यक्ति थे आर वेंकटरमन। ये भारत में बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। तो आर वेंकटरमन ने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया था और तब ये राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो इन्होंने जो है ये पद इस तरह से छोड़ा था 1987 में। ये दूसरे व्यक्ति हैं और कारण था कि प्रेसिडेंट पोस्ट का इलेक्शन लड़ने के लिए ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को रिजाइन किया था। और तीसरे व्यक्ति या फिर शुरुआत से पहले व्यक्ति थे वीवी गिरी, वरागिरी वेंकटगिरी। तो वीवी गिरी ने भी ये पद इसीलिए छोड़ा था कि उन्हें भी जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था और उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में थे। तो उन्होंने भी इसीलिए, तो दो पूर्व उपराष्ट्रपतियों ने ये पद राष्ट्रपति बनने के लिए छोड़ा, तीसरे राष्ट्रपति ने जो है स्वास्थ्य कारणों से छोड़ा, और वीवी गिरी ने ये पद छोड़ा था 1969 में। तो ये 3 तिथियां हो गई हैं। और जब वीवी गिरी ने पद छोड़ा था तो उसके बाद जो अगले उपराष्ट्रपति बने थे वो गोपाल स्वरूप पाठक बने थे। और जब जो है आर वेंकटरमन ने छोड़ा था तो तब शंकर दयाल शर्मा जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और फिर बाद में ये राष्ट्रपति के पद पर भी आते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत में उपराष्ट्रपति के पदों पर रहते हुए रिजाइन करते हैं और कारण इनके ये अलग अलग हैं। अब जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने इस पद पर 3 साल तक काम किया, यानी उन्हें एक्चुअल में उनका कार्यकाल पूरा होना था 27 में, तो 2 साल उनके कार्यकाल के अभी बचे हुए थे। अब बीच में ही चुनाव हो रहा है, तो जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे क्या वो 5 साल के लिए आएंगे या जो बचे हुए 2 साल हैं उसके लिए आएंगे? तो जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, ये प्रावधान ये है कि जो है जगदीप धनखड़ 2022 में इस पद पर जो है आसीन होते हैं, 2025 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी 3 साल का कार्यकाल पूरा किया, 2 साल बचे हुए हैं। तो अब जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे उनका कार्यकाल 2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए होगा, अर्थात ये 2025 से लेकर 2030 तक इस पद पर रहेंगे। हाँ, इस तरह की स्थिति अगर हम देखते हैं कि जब कभी बीच में कुछ ऐसे पद भी हैं भारत में जहां पर 5 साल से पहले अगर कोई व्यक्ति रिजाइन कर देता है और बाकी जो नया व्यक्ति आएगा उसमें वो रिमेनिंग पीरियड के लिए आएगा, तो ऐसी स्थितियां प्रधानमंत्री वाले पद पे, मुख्यमंत्री वाले पदों पे होती हैं, बशर्ते उस पॉलिटिकल पार्टी का पूरा बहुमत है, यानी उनके पास जितनी न्यूनतम सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए वो हैं। तो फिर इनमें ये होता है कि एक मुख्यमंत्री ने, एक प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया तो अगला जो आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए आएगा, बट बाकी जगहों पर पूरे टेन्योर के लिए ही व्यक्ति को चुना जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से ये चुनाव होते हैं भारत में? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 है, 66, उसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया को बताया गया है कि इस चुनाव में भाग कौन लेगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो गया। इन चुनाव में भारत के लोग या भारतीय आम जनता के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, इसमें बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही पार्टिसिपेट करते हैं।
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आम लोग भाग नहीं लेंगे, बल्कि आम लोगों के द्वारा चुने हुए सदस्य भाग लेंगे। तो ये कौन होते हैं? ये जो हमारे संसद है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में दो सदन है, एक हो गया अपर हाउस यानी राज्यसभा, एक हो गया लोअर हाउस यानी लोकसभा। इन दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, ये दो तरह के सदस्य होते हैं यहाँ पर। एक तो होते हैं इलेक्टेड यानी निर्वाचित, और दूसरे होते हैं इसमें नॉमिनेटेड यानी मनोनीत। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेंगे। तो संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के समस्त सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और इन सदस्यों से मिलकर करके एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और फिर उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए एक प्रणाली, एक मेथड का इस्तेमाल होता है। उस प्रणाली के लिए जो है नाम है उसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल आनुपातिक सकर्मणीय, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या चीज हुआ? ये ऐसा हुआ कि जैसे राष्ट्रपति के लिए दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस बार, एक एनडीए का कैंडिडेट है, एक इंडिया का कैंडिडेट है। तो ये दो कैंडिडेट हैं, अब वोटर इन्हें वोट देंगे, और चूंकि इनका जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर के थ्रू होती है, ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है इनमें। तो इसमें एक वोटर जब वोट देगा, पहला वोटर, तो इन दोनों को देगा, एक को नहीं देगा, परंतु उसे अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है। प्रेफरेंस यानी इन दोनों में से किसको मैं पहला प्रेफरेंस देना चाहता हूं। जैसे पहले वोटर ने पहली प्रेफरेंस इसको दी और दूसरी प्रेफरेंस इसको दी, फिर अगला जो वोटर आया उसने पहली प्रेफरेंस इसको दी, दूसरी प्रेफरेंस इसको दी, फिर अगला वोटर पहली प्रेफरेंस इसको दी, दूसरी इसको, फिर तीसरा वोटर, चौथा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो बाद में जब काउंटिंग की जाएगी वोटों की, तो उसमें पहली प्रेफरेंस की वोटों को गिना जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट। और फिर यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि वहाँ पर जो एक मिनिमम कोटा हासिल करना होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए। तो ये जो है प्रेफरेंस यानी उन्होंने वरीयता क्रम में वोट दे दिया। वरीयता क्रम में वोट देने के बाद जब जीतने के लिए जो मानक बनाया गया है उपराष्ट्रपति का, तो उसके लिए मानक ये है कि जितनी वोट पड़ी, जैसे भारत में इस बार जो टोटल वोट पड़ेंगी वो जो है 782 वोट पड़ेंगे। तो टोटल वोट को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी आधा कर देंगे 50%, और 50% हो जाएगा 391 वोट। ये तो 50% हो गया, और फिर एक वोट और ज़्यादा चाहिए, यानी 392। तो टोटल वैध मतों का आधा मत, और उसमें एक और जोड़ दिया जाता है। इतना इस कैंडिडेट को हासिल करना होगा, तभी जाके इसे जीता हुआ माना जाएगा। जबकि हम बाकी चुनाव में क्या देखते हैं कि जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको पड़े वही जीता माना जाएगा, चाहे वो 50% है, 40% है, या उससे कम है, बट उसी को जो है चुनाव जीता हुआ मान लिया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, तो इन्हें 50% से एक ज़्यादा वोट लानी ही होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये तो दो ही प्रत्याशी हैं, इसलिए इसमें एक तो जीत ही जाएगा। बट प्रोविजन ये दे रखा है कि अगर 1 2 3 4 प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, इनमें से जो है ये जो दूसरे नंबर का प्रत्याशी है इसकी सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट है, तो इसको हटा दिया जाता है, और जिसने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है उसमें से उसने इन बाकी
4 में से किसी को सेकंड प्रेफरेंस दी होगी, तो सेकंड प्रेफरेंस उन कैंडिडेट के साथ में ऐड हो जाएंगे। और ये कैलकुलेशन तब तक चलानी पड़ेगी जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% से एक ज़्यादा वोट नहीं मिल जाते। तो भारत में ऐसा एक ही बार हुआ है ऐसा, बाकी बार जो है पहले जो है लगभग निर्धारित हो जाता है कि किसने जीतना है। तो इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल, यानी वोट हस्तांतरण होता है इस व्यवस्था में। तो इसीलिए ये थोड़ा अलग व्यवस्था है इसके लिए। अब भारत में उपराष्ट्रपति बनना है तो कोई क्वालिफिकेशंस, कोई योग्यता निर्धारित है। तो संविधान के आर्टिकल 66 में ये भी बता रखा है कि इसे भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। साथ में इसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 35 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए आयु। उसके खिलाफ कोई जो है आपराधिक मामला सिद्ध न हुआ हो या दोष सिद्ध न हुआ हो, यानी इस आपराधिक बैकग्राउंड ना हो, उसका पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और उसके साथ में उसे किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ऐसे किसी नौकरी पदों पर नहीं होना चाहिए जहां उसे तनख्वाह मिल रही हो। ये इसका जो है क्वालिफिकेशन है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का प्रावधान यहाँ नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, इलिटरेट भी हो तब भी आ सकता है। और इसके साथ साथ में एक प्रोविजन और है कि अगर ये 1997 के बाद से प्रावधान आया था कि अगर किसी को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके नाम का प्रस्ताव लाएंगे कुछ लोग, और वो कौन लोग होंगे? एमपी ही होंगे। तो यहाँ पर यह प्रोविजन है कि उपराष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव कम से कम 20 एमपी लाएंगे, 20 एमपी नाम का प्रपोजल लाएंगे, तभी जाके ये जो है कैंडिडेट बन सकता है। और 20 और उसके नाम का अनुमोदन करेंगे। इसका मतलब चुनाव लड़ने से पहले ही प्रत्याशी के पास कम से कम 40 एमपीओं का सपोर्ट चाहिए, कम से कम। इसका मतलब आम आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां भारत में चुनाव होने से पहले ही अपना कैंडिडेट फाइनल कर देती हैं। और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को अपना कैंडिडेट बनाएगी तो इसका मतलब इतनी सी वोटें उसके पास हैं। बढ़िया प्रोविजन है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब एक अननोन आदमी भी चुनाव लड़ सकता है जिसको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, बशर्ते कोई एमपी उसको या इतने एमपी उसके सपोर्ट में हो, तभी जाके चुनाव की स्थिति में वो आ सकता है। अच्छा, अभी जो इस बार का जो चुनाव है 2025 का, इसमें जो उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट हैं वो दो जो गठबंधन है भारत में बड़े, एक तो हो गया एनडीए, जो ये बीजेपी का गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके जो कैंडिडेट हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और ये हैं सीपी राधाकृष्णन, दक्षिण भारत से हैं ये। और दूसरे प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के, और इनके कैंडिडेट्स हैं बी सुदर्शन रेड्डी। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं और ये भी दक्षिण भारत के हैं। इसका मतलब इस बार का जो चुनाव उपराष्ट्रपति पद के लिए है ये दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच में है, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। अब इसमें जीत का गणित क्या है, कौन जीतेगा? एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा जो अभी की संभावना है, या फिर जो है इंडिया का जीतेगा? तो जो गणित है अभी का वो ये है कि भारत की जो लोकसभा है इसमें टोटल सदस्य हैं अभी 543, ये लोकसभा में प्रेजेंट मेंबर्स हैं, और राज्यसभा में हैं 245। तो ये 543 तो सारे के सारे जो है इलेक्टेड वाले हैं, और जो राज्यसभा में हैं 245, इनमें से 233 तो इलेक्टेड होते हैं जो राज्य की विधानसभाओं से चुन के आते हैं, और 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, ऐसे।
तो ये हो गए टोटल दोनों सदनों में हो गए हैं 788 का प्रोविजन, परंतु अभी कुछ सीटें खाली हो रखी हैं, 6 सीट ऐसी खाली हैं अभी। तो 6 सीट खाली हैं तो टोटल मिला के 782 एमपी अभी हैं और ये वोट करेंगे। हाँ, उस दिन अगर कोई अब्सेंट ना हो, बीमार ना हो, तो इतने एमपी वोट करेंगे। अब अगर इतने एमपी वोट करेंगे तो जीतने के लिए क्या क्या स्थितियां हैं, तो जैसे हम पीछे बात कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 782 का आधा, यानी इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 391 इतने एमपी का मत चाहिए उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी के लिए, और इसके प्लस एक और उसे एक्स्ट्रा चाहिए। तो इसका मतलब है 392 लोगों का समर्थन उसे चाहिए, और तभी जाके वो भारत में उपराष्ट्रपति बनेगा। अभी की स्थिति क्या है, जो 2 अलग अलग प्रत्याशी हैं, जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी वाला, इनका लोकसभा में जो 543 में से टोटल इनके पास जो मेंबर हैं ये हैं 293, ये तो इनके अपने मेंबर हैं। राज्यसभा में 245 में से इनके पास जो अपने मेंबर हैं 129, कुल मिलाकर के हो गए 422। जीतने के लिए चाहिए 392, इनके पास जो है अभी 392 से जो है ज़्यादा सीटें आ रही हैं, और इस प्रकार से जो है ये अभी जो है लगभग जो है 30 मत आगे हैं। तो यहाँ से तो यहाँ आंकड़ा ऐसा लग रहा है कि ये जीतेंगे, एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा, जबकि जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस वाला, उनके पास जो है अभी लगभग 360 के आसपास ही जो है यहाँ पर सीट हो रही हैं, जो काफ़ी गैप में। हालांकि इसमें जैसे जो एमपी हैं वो हो सकता है अपने विवेक के अनुसार मत कर दें तो उससे फर्क पड़ सकता है, हालांकि उसमें जो है ऐसा कम चांस होता है, परंतु ये अभी स्थिति है, जीत का गणित जो है ये है। ये जो उपराष्ट्रपति बनेंगे आगे और भारत को जो है 9 सितंबर को जो है मिल जाएंगे, तो अभी तक क्या क्या रहा है। भारत में जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक भी बोला जाता है इन्हें। इनका जो कार्यकाल था वो 10 साल चला था, 2 बार ये चुने गए थे। तो 1952 से 1962 तक इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया था। उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है उपराष्ट्रपति के पद पर आए थे, और इस तरह से जो है ये चलते गए, और 14वें नंबर पे पूर्व उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ आए थे, जो है 2022 से 2025 तक है। अब जो उपराष्ट्रपति आएंगे ये 15वें नंबर के होंगे, तो ये 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे भारत के। ये जो चुनाव व्यवस्था है ये कैसे कैसे चलनी है, तो चुनाव का कार्य कैसे होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो भारत का निर्वाचन आयोग इस चुनाव को कराएगा, और भारत के निर्वाचन आयोग की जानकारी संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में दे रखी है। मतदान स्थल कहाँ होना है, कहाँ वोटिंग होनी है, तो ये होनी है संसद भवन परिषद में वोटिंग होनी है। और अगर कुछ विवाद की स्थिति आ जाती है चुनाव में, कोई सा भी विवाद जो है बनता है, तो इस विवाद को सुनने की शक्ति संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट। तो विवाद अगर कुछ होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का सीधा आंकलन जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। इसके अलावा जो है उपराष्ट्रपति का काम क्या है, जब कोई व्यक्ति इस पद पर चुन के आता है तो उसका जो मूल काम है उपराष्ट्रपति के रूप में वो है राज्यसभा यानी जो अपर हाउस है उसके सभापति के रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के नाम से उसके पास कोई सीधा उस दौरान काम नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं
ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, यानी पदेन पदेन यानी जो कोई भी उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा वो सभापति बनेगा। और जब कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया और अभी नया राष्ट्रपति आना बाकी है, या रिजाइन कर दे राष्ट्रपति, उस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका में रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। तो उस दौरान उनकी भूमिका इस तरह से रहेगी। और ये जो चुनाव प्रक्रिया होती है इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है, जैसे हम बाकी चुनाव में जो है डीएम को देखते हैं, तो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव, ये जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में होते हैं। तो वहाँ पर ये सारे काम जो है सारे इन्हीं के द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार से जो है ये भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से संबंधित व्यवस्था है। तो अभी तक का जो गणित है उसके हिसाब से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके पास अधिक मत हैं, अगर हम जो है गठबंधनों के समूह के हिसाब से देख लें, और बाकी संभावना कुछ भी हो सकती है। और ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो भारत की आगे की राजनीति में एक तरह का बदलाव या एक तरह का संदेश जो है देने में सक्षम रहेगा। और जो सत्ताधारी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको भी अपनी रणनीति बनाने में इससे सहूलियत आएगी। तो आज के इस टॉपिक में भारत के उपराष्ट्रपति और उनसे संबंधित चीज़ों का ये विवरण था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।